हमारा संसाधन क्या है और उसका विकास कैसे होता है। और हम लोगों ने संसाधनों को कई भागों में बांट रखा था, व्यक्तिगत संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, ऐसे कह सकते हैं। तो कल ही मैंने ये बात बता दी थी कि 200 मील दूरी तक हम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, यानी समुद्री क्षेत्र जो है 200 मील दूर तक, वहाँ तक हम जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बात बताया था, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी से मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। यानी हिंद महासागर में हम मैग्नीज खनन कर सकते हैं कुछ। हाँ, मैग्नीज, Mg से मैग्नीशियम होता है और Mn से मैग्नीज होता है। ये 25 है, ये 12 है, ये पढ़े हम लोग केमिस्ट्री में। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की पहचान करें। और कौन कौन से संसाधन हैं जो हमारे लिए उपयोगी है, उनको हमको खोजना है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको खोजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि संसाधन विकास के स्तर के आधार पर कौन कौन है। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं। विकास के स्तर के आधार पर संभावित संसाधन, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं। हमारा जो भारत देश है उसमें 28 प्रदेश है, ठीक ना, परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया। उदाहरण के तौर पे भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान, गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। क्या कहने का मतलब है कि राजस्थान और गुजरात में हवाएं तेज चलती हैं। जब वहाँ पे हवा तेज चलती है तो वहाँ पे हम विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा का हम उपयोग बढ़िया से कर सकते हैं और पवन चक्की की सहायता से हम लोग बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे इतना विकासात्मक तौर से ये सब चीज़ों को बढ़ावा नहीं मिला है, जिसके कारण से बिजली का उत्पादन सही ढंग से या अन्य कार्यों के लिए हम इस ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाते हैं। एक आप कहानी सुने होंगे कि राजस्थान में जब रेत के टीले बनते हैं तो हवा इतनी तेज चलती है कि घंटा 2 घंटा या 10 घंटा के बाद आप जाकर उस स्थान पे देखेंगे तो रेत का टीला वो वहाँ पे नहीं रहता है, कहीं और जगह चला जाता है। तो यानी हवा इतनी तेज चलती है कि स्थान दर स्थान, एक स्थान दूसरे स्थान पे वो रेत का पूरा बहुत विशाल टीला गायब हो जाता है। यानी हवा बहुत वहाँ पे तेज चलती है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्या है, संभावित संसाधन है। अगला विकसित संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है। यानी संभावित संसाधन क्या था, उसका सर्वेक्षण नहीं हुआ था, लेकिन यानी कुछ कम ही उपयोग मात्रा में किए थे, लेकिन इसमें सर्वेक्षण बढ़िया से हम किए हैं। उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, उसे विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। यानी कितनी सारी संभावनाएं, जैसे पेट्रोल, तो उसकी कितनी संभावनाएं हैं, वो क्या क्या चीजें कर सकती हैं, ये पूरा क्या विकसित संसाधन है। भंडार, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, भंडार में शामिल है। उदाहरण के लिए जल 2 गैस हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका उपयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी का ज्ञान नहीं है। अच्छा, ये क्या कहना चाहता है, जरा समझिएगा। देखिए, तो ये क्या कहना चाहता है वो समझिए। हम फार्मूला जानते हैं पानी का, वो कैसे बनता है, मैंने केमिस्ट्री में पढ़ाया था आप लोगों को। हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है, तो क्या बनता है, H2O। इस वाले फॉर्म को क्या बोलते हैं, स्केलेटन फॉर्म बोलते हैं। यानी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को, जो बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है, उसे क्या बोलेंगे, स्केलेटन फॉर्म। अगर हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 2, इधर 1 है, इधर इसको अगर इधर 2 कर दें तो, और इसको इधर 2 कर दें तो हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो इसको बैलेंस रिएक्शन बोलते हैं, संतुलित अभिक्रिया। तो ये जो हाइड्रोजन है
ये गैसियस स्टेट में है, गैस अवस्था में है, ये भी गैस अवस्था में है, और ये लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, या गैस में भी कह सकते हैं, वेपर जब रहेगा तब। तो यानी H2O का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक ना, इलेक्ट्रोलिसिस, तो क्या हम लोग पढ़े थे, ऐसे एक एनोड था एक कैथोड था, पहला ही चैप्टर में है। तो H है H2, इसमें H है, H का मतलब ये H आयन बनाएगा, O का मतलब ये O2 निगेटिव आयन बनाएगा, यानी निगेटिव वाला पॉजिटिव वाले के पास जाएगा और पॉजिटिव वाला निगेटिव वाले के पास जाएगा। निगेटिव कौन होता है, कैथोड होता है, और पॉजिटिव कौन होता है, एनोड होता है। तो यानी वहाँ पे भी क्वेश्चन आया था कि हाइड्रोजन की मात्रा कि ऑक्सीजन की मात्रा किसकी मात्रा अधिक होगी। तो यहाँ पे अभी हमने बैलेंस में क्या दिखाया था, हाइड्रोजन दोगुना बनता है, यानी कैथोड पर हाइड्रोजन अधिक मात्रा में आएगा। तो ये सब केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जाके जमा हो जाती है और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस जाके जमा हो जाती है, यानी कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, एनोड पर ऑक्सीजन गैस। अब ये जो छोटा सा वेसल है इसमें बहुत ही कम मात्रा में इकट्ठा हो रहा है। अगर हमको इसका उपयोग लेना है, यानी हाइड्रोजन गैस का उपयोग करना है, तो हमको बहुत बड़ा अमाउंट में इसको बनाना पड़ेगा, जो काफ़ी खर्चीला होगा, काफ़ी हमको बड़ा कैथोड एनोड लेना पड़ेगा। तो इस वजह से काफ़ी खर्चीला है, कोई उन्नत तकनीक नहीं है। तो वही बात ये यहाँ पे कहना चाहता है। हाइड्रोजन गैस का तो बहुत सारा उपयोग है। हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, इस पर अब नितिन गडकरी सरकार, जो राज्य परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने इस पर कमेंट किया भी है। हाइड्रोजन गैस वो 3 प्रकार का है, हाइड्रोजन ग्रे, हाइड्रोजन ग्रीन एंड हाइड्रोजन ब्लू। तो ये जो ग्रीन गैस है इसका उपयोग ज़्यादा करने के चक्कर में है वो लोग। तो देखिए आगे भविष्य में क्या होता है। चलिए, संचित कोष। संचित कोष का मतलब जो इकट्ठा है, यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है। भंडार में बताया गया था जो इकट्ठा है। भंडार का मतलब अभी जस्ट ऊपर पढ़कर आए, थोड़ा ध्यान से आप पढ़िए, देखिए। स्टोरेज, हाँ स्टोरेज, संचित कोष जो ऑलरेडी स्टोरेज है। संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी का ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है, जैसे नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयोग किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। बांध बनाया जाता है, बिजली उत्पन्न होता है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष है जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है, यानी जैसा आवश्यकता पड़ेगा मानव उसको वैसा उपयोग करेगा। चलिए, यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दिया हुआ है। अपने आसपास के क्षेत्र में पाए जाने वाले भंडार और संचित कोष संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए। तो अगर कोई नदी बह रही है, जैसे गंगा नदी हमारे आसपास में है गाजीपुर ज़िले में, तो इस पर हम बांध बनाकर आराम से इसका उपयोग कर सकते हैं, नहर निकाल सकते हैं, ठीक ना, हम उसका उपयोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप देखकर इसका उपयोग बनाएगा। बायोडिग्रेडेबल, जैसे बायोगैस, पत्तियाँ उत्तियाँ डालकर या गोबर गैस डालकर, गोबर खाद डालकर हम बना सकते हैं। तो कई प्रकार की ऊर्जाओं का निर्माण हम कर सकते हैं। बायोगैस से आप रसोई खाना बना सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं, बिजली उत्पादन कर सकते हैं। सिलेंडर में कौन सा गैस होता है? सिलेंडर में तो ब्यूटेन प्रोपेन होता है ना। ब्यूटेन जो है C4H10, ये ब्यूटेन का फार्मूला है, C4H10 ब्यूटेन डाला जाता है, ब्यूटेन प्रोपेन, हाँ इथेन प्रोपेन ब्यूटेन ये डाला जाता है। तो ब्यूटेन जो है ये सुगंधहीन है यानी स्मेल नहीं करता है। एक आता है इथिल मार्केप्टन, C2H5, हाँ तो बता रहा हूँ, इथिल मार्केप्टन के कारण इसमें स्मेल आता है। मतलब इसकी भी मात्रा उसमें होती है। हाँ, इसकी मात्रा न डाली जाए तो आप गैस हम खोल देंगे, आग लगा देंगे, आप समाप्त भी हो जाएंगे, ठीक ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए दुर्घटना से बचने के लिए इथिल मार्केप्टन डाला जाता है। ये ज्वलनशील उतना नहीं होता है, जबकि ये ज्वलनशील है। चलिए, संसाधनों का विकास आगे देखते हैं। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है।
यानी प्रकृति ने हमको दिया है, क्या दिक्कत है, हमने खुद बनाया रहता तो उस पर खुद देखते, लेकिन प्रकृति ने दिया, चलो खुद है उपयोग करो। मानव तो स्वार्थी टाइप का है, कह सकते हैं, जिसे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। देखते हैं क्या क्या समस्याएं हैं। कुछ व्यक्तियों ने लालचवश संसाधनों का ह्रास, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिन्हें समाज दो हिस्सों में संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गए। जैसे एग्जाम्पल हम दें, मान लीजिए कि पवन चक्की है या फिर बिजली उत्पादन है, किसी एक प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में चला जाए, तब वो इनको बिजली देगा, इनको नहीं देगा, इस क्षेत्र में ज़्यादा बिजली देगा, इस क्षेत्र में कम बिजली देगा, इधर जहाँ पैसा अधिक मिल रहा है उधर ज़्यादा बिजली देगा। ऐसा चीज़ हो सकती है, ठीक ना। पेट्रोल, अभी आप देख रहे हैं कि पेट्रोल का दाम अंधाधुंध बढ़ता जा रहा है। हमारा एक देश है ईरान, इराक, रूस, इन सब के पास पेट्रोलियम के ज़्यादा भंडार हैं, तो ये मनमाना ढंग से अपने हिसाब से पेट्रोल का रेट बढ़ाते हैं। कई बैरल के हिसाब से आता है। अब वो फिर यहाँ पे आया कंपनियों के पास में, कंपनियों ने उसका रिफाइन किया, रिफाइन करने के बाद वो भी अपने मन से रेट इसका बढ़ा दिए, क्योंकि वो जीएसटी के अंतर्गत आता नहीं है। पेट्रोल डीजल जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है, तो कभी रेट उसका बढ़ता है, कभी घटता है। मान लीजिए 20 रुपया बढ़ गया तो 1 रुपया घट गया, ऐसा होता रहता है। तो ये सब क्या है, ये दर्शाते हैं कि अमीर और गरीब यानी संसाधनहीन और संसाधन विहीन, ठीक ना, संसाधन संपन्न और संसाधन विहीन क्षेत्रों में बढ़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं और क्या कह रहा है। संसाधन के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। जैसे कोई स्थान पे है, मान लीजिए यहाँ पे सोना या मैग्नीज अधिक मात्रा में है, हम यहाँ से बहुत खनन कर दिए तो वहाँ की ज़मीन क्या हो जाएगी, कुछ कमज़ोर हो जाएगी, ठीक ना। हमने पेट्रोल डीजल का इस क्षेत्र में ज़्यादा उपयोग किया तो वहाँ पर्यावरण प्रदूषण ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा। जैसे दिल्ली अभी हमारा संकट में है, वहाँ पर्यावरण प्रदूषण अधिक है, हाँ, मोटर वाहन अधिक है। आप इसीलिए आप दिल्ली में देखोगे, दिल्ली की गवर्नमेंट जो है उसने आड और इवन का नंबर सिस्टम चलाया है कि एक दिन 8 नंबर वाली गाड़ी चलेगी तो एक दिन इवन नंबर वाली गाड़ी चलेगी। आप एक साथ दोनों गाड़ियाँ नहीं चला सकते हैं। मतलब किसी का मान लीजिए कि नंबर है 1212, ठीक ना, तो ये इवन है। किसी का 1215 है। तो आज डे है थर्सडे, बृहस्पतिवार, तो आज इवन का नंबर है, आज इवन नंबर की गाड़ियाँ दिखाई देंगी, 8 नंबर की नहीं दिखाई देगी। वैसे ही टर्न वाइज बढ़ा हुआ है, 3 दिन ये 2 दिन ये ऐसे करके बटा हुआ है। तो वो व्यक्ति थोड़ा एक दिन आराम करेंगे, गाड़ी से नहीं जाएंगे, तो कुछ बचत होगा। अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी प्रदूषण तो प्रदूषण हो सकता है। एक इवन नंबर 8 नंबर की गाड़ियाँ दोनों रखा हो व्यक्ति तो होगा ही। हाँ, जब नहीं क्यों नहीं, देखिए काम तो चल सकता है। क्या आज के पहले आप खुद सोचिए, 2 दिन लगातार चलना होगा तो आप खुद सोचिए, क्या आज के पहले इंसान काम नहीं करता था, लेकिन इतना भाग दौड़ी जिंदगी है कि लोग एक दूसरे को पीछे करने के चक्कर में कई सारे संसाधन खरीदते हैं। अगर हमारे पास जैसे यही हमारे पास ये टैबलेट ना हो, हमारे पास कंप्यूटर ना हो, हमारे पास डिजिटल बोर्ड ना हो, तो आखिरकार हम आपको ऑनलाइन कैसे पढ़ा सकते थे, ऑफलाइन कैसे पढ़ा सकते थे। ये सारे संसाधन रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन संसाधन का दुरुपयोग करना गड़बड़ है। अगर आपको 2 किलोमीटर पैदल जाकर सब्जी ले नहीं सकते हैं, हमेशा आप गाड़ी ये निकालेंगे, 4 व्हीलर ये निकालेंगे, मोटरसाइकिल ये निकालेंगे, साइकिल भी रख सकते हैं, तो पास वाले क्षेत्रों में चलने के लिए हमारे पास संसाधन ऐसा रहना चाहिए जो दूसरों को घाटा या नुकसान ना पहुंचाए, और अपने लिए स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। तो संसाधन का उपयोग उतना ही करना चाहिए जितना आवश्यक है, अनावश्यक नहीं करना चाहिए। अब आजकल के लोग क्या है, लोग क्या बच्चे कह लीजिए, वो देखते हैं हमारे पिताजी तो रोज़ ऑफिस जाते हैं मोटरसाइकिल से, हवाई जहाज़ से, तो वो कहेंगे पापा हमको भी मार्केट से 2 बिस्किट लेना है, तो मोटरसाइकिल से ही जाएंगे। तो ये सब स्वभावता है और उनकी भी गलतियाँ नहीं है। माता पिता कहिए या फिर समाज कहिए, वो बढ़ावा देता है इस चीज़ को कि अरे उनका बच्चा तो एरोप्लेन से यात्रा करता है, तो फिर छोटे वाले बच्चे जो रहे उनके दिमाग में भी आएगा जब उनका लड़का करता है तो मेरे पिताजी मैं भी करूँगा। ये समाज की मानसिकता है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे को अमीर गरीब कौन है उससे सोच कर समाज, जैसे अभी शादी ब्याह करना है तो एक जिसके पास पैसा है वो इतना दिखावा कर देगा कि जैसा लगेगा वाह वाह क्या बात है, स्वर्ग की अप्सराएं ही उतर गई हैं शादी में। और एक है तो उसके पास मान लीजिए पैसे की कमी है
तो वो भी चाहता है कि नहीं मेरी बच्ची का या मेरे बच्चे का शादी बढ़िया हो, तो वो खर्च के ऊपर डिपेंड करता है। और ये क्या है, अनावश्यक है। हम 1 रुपये में भी शादी कर सकते हैं, 1 लाख में भी कर सकते हैं, क्यों नहीं। 1 रुपया आप हमको दीजिए, 1 रुपया हम आपसे लिए, बांड बनाए, शादी हो गया, काम खत्म। दहेज लेना देना बेकार है, ठीक है। और ये भी है, धर्मों में माना गया है कि नहीं कुछ दान दक्षिणा देना चाहिए, तो चलिए 1 रुपया आप हमको दीजिए, 1 रुपया हम आपको देते हैं, दान दक्षिणा भी हो गया, ठीक। तो उधर से क्या चाहिए कि नहीं लड़की वालों से भैया हमारे पास 10 लाख आ जाए और इधर हमारा 1 रुपया भी खर्चा ना हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्रियाकलाप, कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पर इनका हमारे जीवन शैली में क्या प्रभाव पड़ेगा। कल्पना करिएगा, इस पर बताइएगा, ये क्वेश्चन है, लिख कर लाइएगा। घरेलू और कृषि संबंधित अपशिष्ट को पुनर्चक्रण करने के बारे में लोग विचार जानने के लिए अपने मोहल्ले तथा गांव में सर्वेक्षण करें और लोगों से प्रश्न पूछें, थोड़ा बहुत अगल बगल पूछ लीजिएगा। उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों के बारे में वे क्या सोचते हैं, अपशिष्ट और उसके उपयोग के बारे में उनका क्या विचार है, और अपने परिणामों का समुचित चित्र तैयार करिए। तो इतना आपका होमवर्क है, इतना कर आइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन कमेंट ऑन माई चैनल। और अपने व्यक्तित्व का ऐसा विकास करिए ताकि सभी लोग आपका सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।